वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए 66 यूपीएससी मेंस के जीएस 1 का आरटीआई कॉपी साझा करने वाला हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये कॉपी है। सारे प्रश्नों का आंसर और उसका फॉर्मेटिंग आपको बतलाऊंगा इस आरटीआई कॉपी के थ्रू। और आप देखिएगा, जो 68वीं के या फिर 69वीं के मेंस देने वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। क्यों? एक तो पूरे सिलेबस को कवर किया जाएगा, और दूसरी बात, इसमें जो एक आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है वो कम से कम इस बार 68 के लिए फुल लेंथ में भी आने की प्रबल संभावना है। तो आइए बिना वक्त गवाए इसको हम लोग देखते हैं। आप देखिएगा ये भी कि किस तरह से स्टेप का मार्किंग भी होता है मैथमेटिक्स में। तो जो अभी 67 का मेंस दे के आए हैं तो उनका यदि कहीं कोई क्वेश्चन गलती हुआ होगा तो वहाँ पर उनको स्टेप की भी मार्किंग होने की संभावना रहेगी। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, इनको जो मार्किंग का पैटर्न है वो है आपको 21 नंबर, 23 नंबर, 23 नंबर। ये 23 नंबर आर्ट एंड कल्चर में बहुत ही अच्छा नंबर कहा जा सकता है, क्योंकि 25 तक ही मैक्सिमम आर्ट एंड कल्चर में मिल रहा है पिछले 3-4 सालों से। फिर जो करेंट था 66वीं का वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो इसमें 20 और 14 नंबर दो मिला है ना। और फिर इधर और एक में 16 मिला है, और अंत में आइए आप देख लीजिए 34 और 33 ये मैथ का नंबर है। मैथ आपको टोटल आपको पता है 72, तो 72 में इनको जो है 5 नंबर कटा है। आइए अब आ जाते हैं हम लोग सीधे क्वेश्चन पर। टोटल 184 मार्क्स है, और इस बार मे भी शायद 198 या 197 के आसपास मैक्सिमम मार्क्स गया था पेपर 1 में, तो लिहाजा ठीक ही है, क्योंकि 5 नंबर मैथमेटिक्स के भी यहाँ पे स्टेप मार्किंग में कटे थे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो ये है आपका, पटना क्लब चित्रकला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, और ये पटना कलम इस बार 68 मेंस के लिए तो मोस्ट प्रोबेबल है, और 69वीं के लिए भी इसलिए हो जाता है क्योंकि अब जो सेक्शन 1 होगा आर्ट एंड कल्चर है उसमें हर एक को आपको 5 क्वेश्चन मतलब कि शॉर्ट क्वेश्चन टाइप का आपको सबको पूछेगा, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और लॉन्ग क्वेश्चन में भी इस बार पटना कलम पूछे जाने की प्रबल संभावना है। आइए सबसे पहले सीधा सा है क्वेश्चन, आप देख लीजिए। आपको पटना कलम चित्रकला की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करना है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे सीधे लिखा गया है पटना कलम के बारे में कि बिहार की गौरवशाली गौरवपूर्ण कलात्मक इतिहास में पटना कलम का महत्वपूर्ण स्थान है। पटना कलम के उद्भव में संस्कृति से ज़्यादा राजनीतिक कारण है। बहुत ही देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे लिखा गया है। फिर पैराग्राफ को चेंज किया गया है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आप पहला क्वेश्चन जब भी लिखते हैं मीन्स में जिस भी पेपर में लिखें तो कम से कम उसको बहुत ही अच्छा से लिखें, और जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा आता है वही लिखें। तो यहाँ पर भी वही किया गया है। उसके बाद आइए 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुगल कालीन जो है पतन का दौर शुरू हो गया था। इस कारण कलाकारों का जो है राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। फलतः रोजगार की तलाश में ये कलाकार देश के विभिन्न हिस्सों में पलायन कर गए। यह कलाकार कलकत्ता एवं मुर्शिदाबाद होते हुए पटना एवं इसके आसपास के क्षेत्र में यथा मछुआ टोली, मचरहट्टा, लोदीपुर, दानापुर इत्यादि क्षेत्रों में आकर के बस गए थे, ठीक है ना। और तथा वो अपनी सेवा देने लगे। तो ये आपको एक तरह से मोटा मोटी तौर पर इन्होंने बता दिया। पटना कलम क्षेत्र की विशेषताएं इन्होंने बता रहा है। पहला पैराग्राफ मतलब पहला 2 पैराग्राफ में उन्होंने एक तरह से उसका शॉर्ट हिस्ट्री किस तरह से डेवलपमेंट हुआ और उसकी विशेषता क्या थी। अब यहाँ पे इन्होंने डिटेल किया है, इसको इन्होंने एक तरह से चार्ट के थ्रू में दिखाया है। इसका जो भी विशेषता है, लघु चित्र है, आम जीवन का चित्रण है, रंगने की निजी शैली है, मुगल चित्रकारी से भिन्न है, प्रमुख कलाकार है और अन्य, है ना। अब इसी को इन्होंने यहाँ पे डील किया है। मुख्य रूप से देख लीजिए कि ये जो होता था लघु चित्र थे, मिनिएचर थे, जिसमें कि 25 सेंटीमीटर स्क्वायर से कम होते थे, ठीक है ना। ये समानुपातिक प्रणाली है। ये जो टर्म है इस सब को आपको डिस्कस करना है। कागज़ पर बनाए जाते थे, पहले चित्र कागज़ पर बनाए जाते थे, फिर लकड़ी दांत एवं धातु आने पर बताए जाने लगे। हाथी दांत, ठीक है ना, हाथी दांत है, ठीक है। उसके बाद देखिए आम जीवन का चित्रण है। इसमें आपको पता है कि इसमें लुहार, किसान, नाई, सोनार आदि प्रमुख विषयों का चित्रण था। यहाँ पे इन्होंने देखिए पैराग्राफ में ही लिखा है, इन्होंने बहुत स्पष्ट लिखा है। और शानदार ट्रिक, पक्षियों के चित्र इतनी बारीकी से बनाए जाते थे कि इन कलाकारों को पक्षी विज्ञान का जो अपार समझ थी ऐसा एहसास होता था। क्या है, पक्षियों के चित्र इतनी बारीकी से बनाए जाते थे कि मानो इन कलाकारों को पक्षी विज्ञान का, ये विशेषता तो आपको यही ना बताना है कि उसकी क्या विशेषता है। अब इन्होंने एक थोड़ा सा यहाँ पे कालीकारी की है, तो यदि आप ये सब कर सकते हैं, बेहतर ढंग से टाइम मिलेगा तो आप कर दीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। रंगने की निजी शैली में जिनको ये बोलता है कजली शैली, ठीक है ना, यहाँ पे इन्होंने बताया जो मेन पॉइंट है उसको कभी नहीं छोड़ना है। और उसी में आपको 20 अमूमन मिलता है, फिर 21, 22, 23, 24, 25 तक आपको जाता है। और ये अभी तक का जो पिछले 3-4 सालों का ट्रेंड रहा आर्ट एंड कल्चर में 25, 26 तो बहुत कम ही, को 25 काफ़ी अच्छा है। तो उस लिहाज से यदि आप 23 देखिएगा तो अच्छा नंबर मिला है। पटना कलम के चित्रकाल अपने पूर्ववर्ती पद्धति को छोड़ते हुए रंगने के यानी मतलब रंग स्केचिंग एक साथ करना प्रारंभ किए। इसके पूर्व पेंसिल से स्केचिंग तथा फिर बाद में रंग भरा जाता है। रंग प्राकृतिक तरीके से तैयार किए जाते हैं। प्राथमिक रंग का इन्होंने जिक्र कर दिया है, नीला, लाल, पीला, भूरा, तथा द्वितीय रंग में इन्होंने बैगनी, हल्का पीला रंग का इत्यादि का इन्होंने किया है, ठीक है ना। ब्रश जो है भैंस और सुअर तथा मतलब कि
खरगोश के बाल से बनाए जाते थे। ये सब हो गया आपको। मुगल शैली से भिन्न इन्होंने बताया है कि मुगल शैली से भिन्न कैसे कैसे है। मुगल शैली में जहाँ पर राज दरबार का प्रमुखता था, यहाँ पर आमजमीन का था। रंग में चटक गहरा था तो यहाँ पर हल्का सफ़ेद था, इसमें बॉर्डर होता था। मुगल शैली में यहाँ पर नहीं होता था। भव्यता काफ़ी भव्य होता था, यहाँ पे लघु चित्र था। और यहाँ पे देखिए छाया नहीं होता था, यहाँ पे होता था। इस तरह से है। और प्रमुख कलाकार के उन्होंने बता दिया है। महिला कलाकार में सोना बीबी, दक्षु बीबी प्रमुख कलाकार, प्रमुख चित्र इन्होंने बता दिया है। रानी गंधारी, महादेवलाल, मुस्लिम नेका माधवलाल। तो इस तरह से देखिए इन्होंने हर एक चीज़ को किया है, इसलिए 23 नंबर मिला है। 23 नंबर अच्छा नंबर कहा जा सकता है। और अन्य में मनुष्य के चित्रों में लंबी नाक, गहरे घनी मूछ, है ना, घनी मूछें, गहरे आँखें, ये सब होते। साथ ही इन चित्रों में वस्तुतः पटना क्लम के सभी चित्रों के लैंडस्केप का अभाव था। इन्होंने यहाँ पे बताया है एक चित्र बांट करके। फिर पतन का कारण भी इन्होंने दे दिया है, क्योंकि मुख्य विशेषता था तो पतन का कारण भी संरक्षण का अभाव था। उसके बाद 1861 में प्रेस का स्थापना हो गया था, इसको इन्होंने डील किया है। अन्वेषण का अभाव था, कैमरे का आगमन हो गया था। तो इस तरह से इन्होंने ये दिया है। और फिर इन्होंने समग्रतः पटना कलम चित्रकला बिहार के गौरवपूर्ण इतिहास का अमूल्य धरोहर है। संरक्षण के अभाव में पतन के बावजूद इसकी कीर्ति अवशेष खुदाबख्श लाइब्रेरी पटना, लंदन म्यूजियम में संरक्षित है। 2010 में बिहार सरकार ने इसके ऊपर थीम कैलेंडर की शुरुआत की तथा पटना आर्ट्स कॉलेज में शोध केंद्र की स्थापना की। तो बहुत ही शानदार ढंग से लिखा गया है। और यहाँ पे देखिए 23 नंबर बहुत ही स्टैंडर्ड मार्क्स है आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे फटाफट है कि चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष का एक निर्णायक मोड़ था, स्पष्ट कीजिए। देखिए स्पष्ट है आपको, यहाँ पर भी सिंपल मतलब क्लीन है, मतलब दो में क्लीन नहीं है। कहने का मतलब एक है चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष का एक निर्णायक मोड़ था, तो आपको चंपारण सत्याग्रह के बारे में भी थोड़ा सा शॉर्ट में बताना है और किस तरह से ये स्वाधीनता संघर्ष के लिए निर्णायक मोड़ साबित हुआ, इसको भी डील करना है। तो क्वेश्चन को आप 2-3 बार पढ़िएगा और उसके सारे पॉइंट को तोड़िए। ये तोड़ना आप सीख गए तो आपके लिए नंबर प्राप्त करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले इन्होंने चंपारण सत्याग्रह के बारे में डिटेल से यहाँ पे बताया कि चंपारण सत्याग्रह बिहार के किसान आंदोलन सहित भारत ये स्वतंत्रता संग्राम में अपनी अलग पहचान रखता है। इस आंदोलन के माध्यम से प्रथम बार किसानों के समस्या से राष्ट्रीय स्तर पर मतलब एक मुद्दा बना था। गांधी जी प्रथम बार अंग्रेजों को सत्याग्रह के माध्यम से पीछे धकेला। अब आंदोलन की पृष्ठभूमि में जो, क्योंकि हमको 2 पार्ट में क्वेश्चन कैंसर देना है ना, तो मतलब शॉर्ट में पृष्ठभूमि बता दी है। बिहार के चंपारण क्षेत्र में नीले है ना बागान मालिक जमींदार किसानों से जबरन खेती कराते थे 3 कठिया 3/20 भाग में। ये सब यहाँ पे इन्होंने लिखा है। मतलब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक था, पैदावार कम होता था। इस सब से त्रस्त आकर के स्थानीय किसान राजकुमार शुक्ल ने 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन पहुँच करके गांधी जी से मिले और उन्होंने देखिए पैराग्राफ फसली में ही जा रहा है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। आपका प्रेजेंटेशन कंटेंट अल्टीमेटली अंतर्गत मैटर करता है। और यहाँ पे आप यदि डायग्राम का इस्तेमाल कीजिएगा या फिर आप मैप का इस्तेमाल कीजिएगा तो ऑब्वियसली आपका नंबर बढ़ेगा, ठीक है ना, लेकिन कंटेंट अल्टीमेटली आपके पास होना चाहिए। इस प्रकार सन 1917 में गांधी जी चंपारण पहुंचकर किसान समस्या का समाधान हेतु निम्न प्रयास किए, है ना। अब इन्होंने प्रयास किए तो स्थानीय अंग्रेजी शासन ने किसानों की समस्या सुधारने का आग्रह किया पर नहीं माने, उल्टे गांधी जी को वापस जाने को कहा। शुरुआती आना करने के बाद अंग्रेजी सरकार जो स्थानीय अंग्रेजी सरकार मानी। गांधी जी ने अपने सहयोगी अनुग्रह नारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, नरहरि पारिक, जेवी कृपलानी इत्यादि के साथ साथ गांव पहुंच करके 1000 किसानों का ब्यौरा लिया था। मतलब इन्होंने पॉइंट वाइज में इसको आप दिखाना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे मुद्दा स्थानीय से राष्ट्रीय समाचार मतलब पत्रों में भी आया। फलतः अंग्रेज विवश होकर के तत्कालीन गवर्नर एडवर्ड ने FG सलाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कृषक समिति का गठन किया था, जिसमें गांधी जी भी थे। और कमेटी की सिफारिश यहाँ पे राजस्व बढ़ोतरी का 3/4 वसूलने तथा 1/3 छोड़ने, मतलब जो चीज़ें हुई थी वहाँ पे उन्होंने कर दिया, ठीक है ना। इस प्रकार प्रथम बार अंग्रेजों से गांधी जी ने किसानों हेतु छूट लेने में सफल रहे। हालांकि विरोधी 1% वापसी की बात कर रहे थे, पर गांधी जी ने कहा है कि पहली बार में इतना छूट ही काफ़ी है, ठीक है ना। अब देखिए एक पोर्शन इन्होंने खत्म किया और यहाँ पे लगभग इन्होंने 70% तक इस पर फोकस किया। अब जो इसका पुछल्ला दूसरा पार्ट है, चंपारण सत्याग्रह स्वतंत्रता आंदोलन का अहम मोड़ था, इसे बिंदुवार हम समझते हैं क्योंकि क्वेश्चन हमारा ये था। तो पहली बार इस आंदोलन में गांधी जी द्वारा किसानों समस्या को उठाया गया। किसानों को राष्ट्रीय स्तर पर एकता मिली। अवध खेरा, स्वामी सहजानंद, राहुल संकीर्तन आदि ने भी चंपारण पद्धति को अपनाया। इस प्रकार किसान राष्ट्रीय आंदोलन का अभिन्न अंग बना। किसान जो है ना, और उसके मुद्दे सत्य अहिंसा का नया नारा मतलब जो है नया अस्त्र मिल गया और गांधी जी सर्वमान्य नेता बन गए। चंपारण के बाद 1919 से लेकर के 1944 तक 6 बार गांधीवादी आंदोलन हुए और जिसमें सभी वर्गों ने भाग लिया। कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, जेपी कृपलानी जैसे नए नेता उभर गए। गांधी जी में के आह्वान पर लाखों देशवासियों ने 1942 के अगस्त क्रांति में कूद पड़े। अंततः देश को कई चरणों के आंदोलन के बाद सन 1947 में जो है स्वतंत्रता मिली। और यहाँ पे फिर इन्होंने निष्कर्ष लिखा है, समग्रता चंपारण सत्याग्रह किसान हित के उठाने के साथ साथ राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का एक नया मोड़ और दिशा दिया। इसी आंदोलन के बाद गांधी जी
गांधी युग जो 1917 से लेकर 1947 की शुरुआत हुई और इसकी परिणति राष्ट्रीय आज़ादी के रूप में हुई। तो यहाँ पर भी 23 नंबर दिया गया। देखिए आगाज़ इन्होंने अच्छा किया था पहले वाले क्वेश्चन में और दूसरे क्वेश्चन में यदि ये मैप वगैरह का इस्तेमाल करते तो और शायद 1 नंबर। अब यहाँ के बाद आपको नंबर चुराना होता है, 20 के बाद आप जितना भी ऊपर बढ़िएगा 25 तक तो आपको नंबर चुराना होता है। यहाँ पर भी इन्होंने शानदार ढंग से ग्राफ और पॉइंट का इस्तेमाल किया। यदि यहाँ पर ये मैप का इस्तेमाल करते कहीं पर, है ना, तो शायद यहाँ पे इनको 1 नंबर और मिल सकता था, लेकिन ओवरऑल बहुत ही शानदार तरीका से यहाँ पर लिखा गया प्रश्न की डिमांड के अनुसार। ठीक है, अब आ जाइए बिरसा आंदोलन की विशेषताओं की समीक्षा कीजिए। बिरसा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा समीक्षा है तो समीक्षा में आपको ऑब्वियसली यहाँ पे आपको कैरेक्टरिस्टिक, है ना, एग्जामिन करना है तो आपको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पक्ष देना है, तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन है मतलब कि। तो यहाँ पे बिरसा आंदोलन की बात की जाती है। बिरसा आंदोलन की शुरुआत सन 1895 से 1901 के बीच में हुई थी, जो अंग्रेजी शासन व्यवस्था के खिलाफ जनक्रांति मतलब जनजातियों का एक सशस्त्र विद्रोह था जिसमें अंग्रेजी हुकूमत को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। इन्होंने अपना लिखना शुरू किया है। देखिए जरूरी नहीं है कि आप खूब हो इसको ही लिखें, क्योंकि आपका वहाँ पर प्रेजेंस ऑफ माइंड और आपकी अपनी शैली होती है। हर एक इंसान को टॉपर के कॉपी और सारे मटेरियल मार्केट में अवेलेबल होते हैं, लेकिन जो लोग अच्छा करते हैं उनका अपना कुछ ना कुछ होता है, वहाँ से वो कंटेंट लेते हैं लेकिन वो प्रेजेंट अपने तरीके से करते हैं। तो ये एक यूनिकनेस आप में होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा कि आपको एवरेज मार्किंग मिल जाएगा। तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। कंटेंट लीजिए लेकिन उसको अपने तरीका से विकसित कीजिए लिखने के लिए, और वो कब आएगा जब आप खुद से लिखिएगा, उसको अध्ययन कीजिएगा, कई बार लिखिएगा, उसको एवेल्युएट करवाइएगा, तब जा करके आपके अंदर वो खुद चीज़ें आ जाएगा। और टाइम बाउंड बहुत ज़रूरी है। यदि आपको दिया जाए तो 20 से 25 मिनट के अंदर आपको हर हाल में लिखना पड़ेगा, और ख़ास करके अब जब आपको 14 क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। पहले तो 6 क्वेश्चन आंसर दे रहे थे ना, आप टोटल 14 क्वेश्चन को जिसमें शॉर्ट लॉन्ग, तो उसमें तो और बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि मतलब आप शॉर्ट करके और लिखें, या मतलब कि टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो वो सब आपको कब आएगा, जिनका अच्छा नंबर आ रहा है इस बार, या जिनका पीटी में रिजल्ट होगा जो मेंस देंगे, तो उनके लिए ज़रूरी हो जाएगा कि वो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। ठीक है ना। अब फिर यहाँ पर आंदोलन की पृष्ठभूमि यहाँ पे बताया गया कि छोटा नागपुर क्षेत्र रांची में जो मतलब कि मुंडाओं का निवास स्थान था, खुटकुटी प्रथा थी, है ना, इन्होंने सब कुछ यहाँ पे लिखा है। आंदोलन का कारण ही इन्होंने बताया है कि सामूहिक कुट्टी व्यवस्था के स्थान पर निजी जमींदारी व्यवस्था आया गया था। मुंडों के प्रत्येक फसल पर कर लगा दिया गया था। राजस्व दर में वृद्धि की गई थी। समय पर राजस्व न पहुँचाने वाले मुंडाओं की जमीन छीन लिया जाता था, इत्यादि वगैरह यहाँ पे बताया गया है। ठीक है ना। इस प्रकार उनके बीच 20 वर्षीय मुंडा युवक बिरसा का आगमन होता है, जिसके आगे जो है इस आंदोलन को नेतृत्व किया। लोगों को भरोसा दिलाया कि बिरसा को भगवान के सपने में आकर के दिक्कों को बाहर करने का निर्देश दिया है। अपने आप को भगवान घोषित किया गया था, यहाँ पे देख रहे हैं। और 6000 आत्मघाती मुंडा का एक मतलब कि दस्ता तैयार किया था। नैतिक आचरण, शुद्धता, योग, नशा मुक्ति, सिंह बोंगा आदि का इन्होंने मतलब किया था। और 1899 में क्रिसमस की संध्या पर जंग का ऐलान किया था, है ना। इस प्रकार मतलब ये जो मैं बताते जा रहा हूँ, इस प्रकार अगले सुबह बड़े पैमाने पर हजारों मुंडाओं, जिसमें बच्चे बूढ़े जवान सभी शामिल थे, भारी तौर पर जनी ये सब किए थे। अब आइए, शुरुआती असफलता के बाद विशाल एवं अत्याधुनिक अंग्रेजी सेना के सामने मुंडुआओं की हार हुई। बिरसा को 3 फरवरी 1900 को गिरफ्तार कर लिया था एवं मई में जेल में उनकी मृत्यु हो गई। अब बिरसा आंदोलन की विशेषता को निम्नलिखित रूप से समझते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे विशेषता, आंदोलन फलस्वरूप 1903 में प्रथम बार काश्तकारी अधिनियम ला करके मुंडाओं को खुदकुटी व्यवस्था को पुनः मान्यता दी गई थी। 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के द्वारा अतिरिक्त छूट दी गई थी। 1905 में खोटी गुमला को अनुमंडल का दर्जा दिया गया था। और यहाँ पे आदिवासियों का शोषण न करने का आश्वासन, मुंडाओं की संवेदनहीनता दूर करने हेतु अधिकारियों की नियुक्ति। अब यहाँ पे समीक्षा का इन्होंने लिखा है, यह आंदोलन जनजातियों का एक समग्र एवं सशस्त्र विद्रोह बनकर उभरा। यद्यपि अंग्रेजों शासन के सामने मुंडाओं की पराजय हुई, पर इसके दूरगामी परिणाम आए। इस आंदोलन ने मुंडाओं को सामाजिक धार्मिक चेतना बढ़ाया। बिरसा को वहाँ देवता की तरह पूजा जाता है। समग्रतः मुंडा बिरसा आंदोलन का एक महान सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आंदोलन था, जिसका मूल अंग्रेजी दमन का प्रतिरोध करना था। इस कार्य में मुंडा सफल है। देखिए समीक्षा पोर्शन थोड़ा सा इनका कमजोर हो गया, तो यहाँ पे इनको 21 नंबर ही मिल गया। और दूसरी बात, यहाँ पे जैसे अब खुटकुटी है, झारखंड है, या फिर छोटा नागपुर क्षेत्र है, तो उसको इन्होंने मैप से भी दिखाना। इंडिया, या तो इंडिया का मैप में सीधे दिखा सकते थे, है ना, या तो आप सीधे इंडिया के मैप बना करके इधर संयुक्त बिहार या झारखंड यहाँ पे दिखा सकते थे। ये सब छोटी छोटी चीज़ें थी, और थोड़ा समीक्षा और बेहतर करते तो इनको 23-24 भी मिल जाता था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने 21 मिला। एवरेज मार्किंग इसको बोल सकते हैं। तो ये चीज़ों को आपको छोटा छोटा ध्यान रखना है। उसके बाद आइए, ये मैथ का है, फ्लेवर वाला मैथ है। अब यहाँ पे मैथ में सब कुछ सही है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं दिखाऊंगा, इसमें जो कम नंबर आने का है। 1 मिनट, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इन्होंने बना लिया है, सब कुछ सही जा रहा है।
एक में इनको एवरेज देखिए, हाँ ये जो क्वेश्चन है ख वाला क्वेश्चन है, ये यहाँ पे देखिए, ये जो ख है यहाँ पे था कि दिए गए समय में किस फ्लेवर का पेय का औसत वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक रहा, ठीक है ना। औसत वार्षिक जो है औसत वार्षिक उत्पादन जो है सर्वाधिक रहा। तो यहाँ पर और अंग्रेजी वाले में थोड़ा हिंदी और अंग्रेजी में जो है ना वो पढ़ने का डिफरेंस था, तो जिसकी वजह से एवरेज ये नहीं निकाल पाए थे यहाँ पे, और इसके कारण यहाँ पे इनको 8 के वजह पर कितना नंबर है देख लीजिए, 8 के वजह पर 5 ही 3 नंबर काट लिया गया था स्टेप मार्किंग का, ठीक है ना। सॉरी, स्टेप मार्किंग के मिले लेकिन 3 नंबर काट लिया गया था, एवरेज निकालना था वो नहीं हो पाया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर कितना दिया गया है। अच्छा, अंग्रेजी वाले में दिया गया था, ये कुल 8 नंबर का था, इसमें 5 नंबर दिया गया था और बाकी सारा क्वेश्चन सही है, तो यहाँ पे इनको पूरा का पूरा नंबर मिला है ना। पूरे डिटेल में देख सकते हैं कि लिखना पड़ता है एक्स फ्लेवर का इतना इतना में औसत पूरा, आप जो नए स्टूडेंट हैं खासकर वो इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। पूरा आपको डिटेलिंग में जाकर लिखना पड़ता है। उसके बाद अभी ये 13 देख लीजिए, एक दूसरा सवाल यहाँ पर था, ये आय व्यय का बात था, है ना। यहाँ पे आय व्यय का आपको फार्मूला भी दे दिया गया था। अब इसका आइए नीचे में इन्होंने सब कुछ बनाया था। एक क्वेश्चन में इनको नंबर कटा है और वो नंबर कटने का रीज़न है कि इनको पूछ कुछ और रहा था और ये कुछ और लेकर चले गए थे। यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन में यहाँ तक ये सही आए थे, है ना, और यहाँ तक ये सही आए थे, यहाँ तक सही आए थे। इसके बाद इनको अलग अलग निकालना था लाभ, लेकिन ये कुल लाभ निकाल दिए थे, इसलिए इनका हो गया। लेकिन बाकी चूंकि आंसर नहीं मिला है फाइनल, फिर भी स्टेप मार्किंग के इनके नंबर मिले। तो वही मैं बताया हूँ कि यदि आप पूरे आंसर तक पहुँच नहीं पाते लेकिन फिर भी स्टेप मार्किंग के आपको नंबर मिलते हैं, और ऐसा मैंने 64वीं में भी दिखलाया था आप लोगों को मैथ में, ठीक है ना। अब मैथ के बाद सीधे आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे करंट अफेयर सेक्शन जो था कि भारत के विशेष संदर्भ में कोविड-19 महामारी के फैलाव के बाद आत्मनिर्भर भारत योजना रोजगार योजना था। अन्य हाल में प्रमुख विशेषताओं एवं प्रावधानों का परीक्षण करना है। क्वेश्चन उस बार जो करंट का था वो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो भारत में कोविड-19 महामारी का फैलाव के बाद उद्योग धंधे की चौपट हो गया, बेरोजगारी बढ़ी, देश की अर्थव्यवस्था मतलब टूट गई, विकास दर 2020 में करीब -23% तक गिर गया था। अर्थव्यवस्था को बढ़त करने के लिए सरकार ने मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत योजना शुरुआत की थी। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की प्रमुख विशेषता की थी, 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज था। इसका पार्ट 1, 2, 3 आ चुका था। जो इसकी विशेषताएं थी, अर्थव्यवस्था की गति देना, कोविड प्रभाव को कम करना, रोजगार सृजन इत्यादि था। अब इसको इन्होंने डील किया गया। योजना की आवश्यकता की जरूरत क्यों थी? कोविड की भयानक मार को कम करना, खासकर असंगठित क्षेत्र के मजदूर वर्ग को विशेष सहायता, कृषि की रफ्तार देते हुए विनिर्माण एवं निर्माण को मजबूती देना, देश की अर्थव्यवस्था में तरलता लाना। आत्मनिर्भर भारत अभियान का आधार 4L इसका था, लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ। इसके बारे में डिटेल से इन्होंने बताया था। अर्थव्यवस्था अवसंरचनात्मक तकनीकी और प्रयोग गतिशील जनसंख्या तथा उत्पाद लाने की का विनियमन था। अर्थव्यवस्था को क्रमिक के बजाय तीव्र गति देना था। गरीब कल्याण योजना की शुरुआत इसी के अंतर्गत 116 जिलों में की गई थी, है ना। 1 नेशन 1 राशन कार्ड, और कृषि क्षेत्र में करीब 1.34 लाख करोड़ KCC ऋण देने की बात की गई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत कुल 1.2 लाख आवास निर्माण हेतु जो है ना 10,000 प्लस 8,000 करोड़ का जो है फंड उपलब्ध करवाना। MSME उद्योग मत्स्य पालन को बढ़ावा देना। और यहाँ पर फिर उन्होंने लिखा है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना अंतर्गत फुटकर मजदूरों हेतु रोजगार एवं कल्याण की व्यवस्था। तो समग्रतः प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत 20 लाख करोड़ का पैकेज प्रदान कर देश की अर्थव्यवस्था को कोरोना महामारी के मार से बाहर निकालने हेतु केंद्र सरकार ने बहुत बेहतरीन काम किया है। लोगों ने खाद्य सुरक्षा, भोजन, रोजगार, स्वास्थ्य, अवसंरचना क्षेत्र में ध्यान दिया गया। अब देखिए यहाँ पे पहले 12 नंबर था, लेकिन इन्होंने री एग्जामिनेशन में इनको 14 नंबर मिलाया था। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है यहाँ पे देखिए कि इस करंट में अपेक्षाकृत कम नंबर, एवरेज से भी कम नंबर मिलने का रीज़न ये है कि क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग अप टू द मार्क इसका आंसर नहीं था, ठीक है ना। क्वेश्चन आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत के विशेष संदर्भ में, है ना, कोविड-19 महामारी के फैलाव के बाद आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की हाल में प्रमुख विशेषताओं एवं प्रावधानों का परीक्षण करना था। तो प्रमुख विशेषताओं को बताते हुए, चलो ठीक है, विशेषता उन्होंने बता दिया, और उसके जो प्रमुख प्रावधान थे, विशेषता हो गया कि मोटा उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है ना, और प्रावधान उसके क्या क्या थे, कितना कितना, और फिर उसका परीक्षण करना था, अच्छा बुरा पक्ष। तो चूंकि क्वेश्चन इजी नहीं था, क्वेश्चन के 3-4 पहलू थे, तो ऑब्वियसली इसमें 14 ही नंबर मिला है, वरना एवरेज मार्किंग कम से कम 18-20 के आसपास होना चाहिए था। खैर, तो इसमें आपको देख सकते हैं कि इसमें कम नंबर मिला है, तो इसीलिए आपके पास कंटेंट होना चाहिए। 12वां ब्रिक्स सम्मेलन की बात की जा रही थी, उस समय का उभरते वैश्विक अब देखिए 12वां ब्रिक्स सम्मेलन के प्रमुख उभरते मुद्दे: वैश्विक स्थिरता के लिए समझदारी, साझेदारी, सुरक्षा, विकास,
और के लिए अभिनव वृद्धि का वर्णन कीजिए, है कि नहीं। तो इसके बारे में भी यहाँ पर बतलाया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि इनको टोटल जो है 20 नंबर दिया गया है इसमें। और फिर एक लास्ट है क्वेश्चन यहाँ पे, भारत में पर्यावरण सुरक्षा एवं स्थिरता के बीच में मोबाइल ऐप हरित भारत संकल्प के बारे में विवेचना। तो इनमें इनको 16 नंबर दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना। और ये क्वेश्चन भी इनको पूरी तरह से नहीं आता था, फिर भी इन्होंने अपने ढंग से कुछ ना कुछ चीज़ें करके यहाँ पे बताया है और 16 नंबर यहाँ पे मिला है। तो कुल 184 नंबर टोटल इसमें मिला गया था। तो करंट सेक्शन थोड़ा सा हार्ड था। तो इस प्रकार ये पूरा वीडियो है जो GS1 पेपर RTI कॉपी को दर्शाता है।